ऑफिस केबिन। देवांशी डरते हुए खड़ी थी और उसके सामने वह आदमी कुल्हाड़ी लेकर खड़ा था। आस पास कुछ लाशें बिखरी पड़ी थीं और हर जगह खून फैला हुआ था, जैसे किसी ने खून की नदी बहा दी हो। आर्यन के चेहरे पर लगे खून को देखकर वह किसी मौत के देवता जैसा लग रहा था। यह सब देखकर देवांशी बेहद डर चुकी थी। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी, अपनी जान बचाने के लिए। आर्यन ने अपने जेब से रुमाल निकाला, अपने चेहरे से खून साफ किया और फिर अपनी कुल्हाड़ी को साइड में फेंककर उसकी ओर बढ़ने लगा। देवांशी डर के मारे भागने लगी। आर्यन ने अजीब से तरीके से अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, कहाँ भाग कर जाओगी बेबी? आना तो तुम्हें मेरे बाहों में ही है, क्योंकि मैं तुम्हें आजादी की इजाजत नहीं दी है। यह बोलते हुए उसने रुमाल फेंक दिया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दूसरी तरफ एक कमरा, जहां एक लड़की लेटी हुई थी और उसके बगल में एक लड़का लेटा हुआ था। वो लड़की लड़के के सीने पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहती है, बेबी गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, उठो। यह सुनकर वह लड़का अपनी आंखें खोलता है और अगले ही पल उसे अपने करीब खींचकर कहता है, हाँ बेबी, मुझे पता है। यह कहकर वह उसके होठों को चूमने लगता है। दोनों के बदन पर कपड़े नहीं थे, वो एक सफेद चादर में लिपटे हुए थे। तभी उस लड़के का फोन बजता है। वह जल्दी से फोन उठाता है और दूसरी तरफ से कोई कुछ कहता है। यह सुनकर वह गुस्से से कहता है, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा कुछ करने की? वह है कौन? वह लड़की, उसकी इतनी हिम्मत है कि वह मेरी जमीन पर कब्जा कर रही है। मैं भी देखता हूँ वह लड़की क्या करती है। उसका पाला किसी और से नहीं, आर्यवंशी से हुआ है। यह कहकर वह गुस्से से हाथों की मुट्ठियां बनाता है और लड़की को धक्का देकर बिस्तर से नीचे गिरा देता है। फिर अपने कपड़े पहनकर बाहर निकलता है। वह जैसे ही बाहर आता है, वेदांत पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो इस हालत में? यह सुनकर वह कहता है, एक लड़की है जिसने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? मैं उसे जमीन पर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उसके बाद वहां पर हमारा टेंडर का काम शुरू होगा। यह सुनकर पीछे से उसके दादाजी कहते हैं, बेटा, बात लड़की की है, थोड़ा प्यार से भी पेश आ सकते हो, क्या पता वह मान जाए। यह सुनकर उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह कहता है, हाँ, वह तो एक नॉर्मल लड़की है, उसे तो मैं एक झटके में सुधार दूंगा, पर मैं देखना चाहता हूँ इतनी मजबूत दिल वाली लड़की कौन है जो मेरी जमीन पर कब्जा कर रही है। यह सुनकर वेदांत कहते हैं, पर वह गांव में है और गांव पहुंचने के लिए तुम्हें 1 घंटा तो लग ही जाएगा, अगर हेलीकॉप्टर से जाओ तो। वह कहता है, तो क्या हुआ, 1 घंटे के लिए हमारे आदमी उसे उलझा कर रखेंगे, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। यह सुनकर वेदांत हंसते हुए कहते हैं, कोई जरूरत भी नहीं है उसे छोड़ने की, अगर मान जाए तो अच्छा है, नहीं तो पहले बिस्तर और फिर कब्र तक पहुंचा देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वह गुस्से से कहता है, ऐसी लड़की को मैं अपने बिस्तर पर तो क्या, अपने पैरों के नीचे भी जगह न दूं? मेरे बिस्तर पर दुनिया की खूबसूरत लड़कियां अपनी मर्जी से आती हैं। यह सुनकर दादाजी हंसते हुए कहते हैं, हाँ, मुझे पता है तू कितना शरीफ है, किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करता है। वह कहता है, अभी यह सब छोड़ो, मैं तैयार होने जा रहा हूँ, ऐसे नहीं जा सकता हूँ। वेदांत कहते हैं, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, ऐसे उजड़ी हुई हालत में जाएगा? यह कहकर वेदांत उसकी गर्दन पर बने लव बाइट्स के निशान को देखकर मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वह भी मुस्कुराता है और अपने कमरे में आता है। वह लड़की अपने कपड़े पहन रही थी। उसे देखकर वह जाकर उसे गले लगा लेता है और होठों को चूमते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया, काफी अच्छी कीमत दूंगा तुम्हें। यह बोलते हुए वह उसे धक्का देता है और वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वह तैयार होकर बाहर आता है। अब वह बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसने काली शर्ट और पैंट पहन रखी थी और हाथों में रिस्ट वॉच पहन ली थी। उसके बाल भी अच्छे से सेट थे। वह बेहद आकर्षक लग रहा था। उसकी शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे, जिससे उसकी मस्कुलर चेस्ट दिखाई दे रही थी, जो किसी भी लड़की का दिल चुराने के लिए काफी था। उसके बाद वह बाहर आकर अपने हेलीकॉप्टर में बैठता है और गांव के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ 1 घंटे बाद
वह गांव पहुंचता है। गांव में पहुंचकर वह अपने हेलीकॉप्टर से उतरता है और एटीट्यूड के साथ उस जगह की ओर बढ़ता है जहां काफी लोग इकट्ठा थे। वह अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां जाता है। उसके आते ही गांव वाले 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। वह एटीट्यूड के साथ अपनी जेब में हाथ डालकर आगे बढ़ता है। ऊपर से धूप बहुत तेज थी, तो उसका असिस्टेंट उसके लिए छतरी निकालकर उसके सिर के पास पकड़ लेता है। वहां पहुंचते ही उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। उस लड़की ने आसमानी रंग का लहंगा चोली पहना हुआ था। उसने लहंगे को साड़ी की तरह बांध रखा था। उसके हाथों में आसमानी चूड़ियां थीं और बाल खुले हुए थे। शायद वह नहाकर आई थी। उसके बालों से एक अच्छी खुशबू आ रही थी जो पूरे माहौल को महका रही थी। उसके पैरों में चमकदार पायल थी और उसने हाथों और पैरों में अलता भी लगाई थी। उसके गुलाबी होंठ, काली गहरी आंखें और गोरा रंग उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। उसकी पतली कमर और घुटनों तक लहराते काले घने बाल किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकते थे। वह अपने सेठ को आंखों से उतार कर कहता है, यह क्या अप्सरा है? मुझे यह लड़की अभी बिस्तर पर चाहिए। यह बोलकर वह वहां पर जाने लगा। इधर वह लड़की गुस्से में चिल्लाकर कहती है, रहते कहाँ है तुम्हारा मालिक? बुलाओ उसे, मैं भी देखती हूँ इस रागिनी के होते हुए कौन उसकी जमीन पर कब्जा करता है। ये जमीन हम गांव वालों की है, तुम लोग ऐसे ही कब्जा नहीं कर सकते। सरपंच ने धोखे से इसे बेच दिया, तो यह तुम लोगों का हो गया। तुम्हारे पैसे वापस ले जाओ और हमारी जमीन हमें दे दो। यह कहकर उसने अपने लहंगे के पल्लू को कमर से बांध लिया। इससे उसकी कमर और भी अच्छे से दिखने लगी और आर्य ने गहरी सांस ली और हाथों की मुट्ठी बना ली। उसे महसूस हो रहा था कि उसका बदन गर्म हो रहा है। वो एक्साइटेड हो रहा था। वह खुद पर काबू करते हुए उस लड़की के पास गया। वो लड़की गुस्से में चिल्लाते हुए पीछे मुड़ी और अचानक पीछे मुड़ने के साथ ही नीचे घास की वजह से उसका पैर मुड़ गया। वह गिरने वाली थी, तो आर्य ने अपने हाथों को उसकी नरम कमर पर रखकर उसे पकड़ लिया। वह गहरी गहरी सांस लेते हुए आर्य को देखने लगी और आर्य के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वह उसे तुरंत खड़ा करता है, जिससे रागिनी पीछे हट जाती है। आर्य मुस्कुराते हुए कहता है, बड़ी खूबसूरत हो आप, और मैं खूबसूरत लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, उन्हें संभाल कर रखता हूँ। यह सुनकर वह गुस्से में कहती है, आप अपनी गंदी जुबान बंद रखें, वरना कब यह जुबान नीचे कट कर गिर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी जमीन खरीदने की? यह जमीन हम गांव वालों की है। हम यहाँ पर आपका गंदा काम नहीं होने देंगे। यह सुनकर वह तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ यह जमीन वापस करने के लिए, पर मुझे सिर्फ मेरे पैसे ही नहीं चाहिए, मुझे कुछ और भी चाहिए। यह सुनकर वह हैरान हो जाती है और थोड़ी शांत होकर कहती है, ठीक है, इनके पैसे इन्हें लौटा दो। यह सुनकर आर्य कहता है, जी, आपने शायद सुना नहीं है, हमने कुछ और भी मांगा है। यह सुनकर वह कहती है, हाँ, हमें पता है, आपने शायद सोने और जेवर मांगे हैं, जो हम देने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर वह हंसते हुए कहता है, नहीं जी, हमने सिर्फ वो नहीं मांगा है, मुझे कुछ और भी चाहिए। वह गुस्से में कहती है, क्या चाहिए आपको? यह सुनकर वह ठंडी आवाज में कहता है, चलो पूरे गांव को भेज दो और पूरे गांव में आग लगा दो। यह सुनकर रागिनी हैरान हो जाती है और कहती है, आप कैसी बातें कर रहे हो? हमने कहा ना, हम दे देंगे जो चाहिए, तो फिर क्यों आग लगाओगे? यह सुनकर वह हंसते हुए कहता है, जी, पहले हमारा काम हो जाने दीजिए, उसके बाद मानेंगे। हमें जो चाहिए वो दे दीजिए। उसके आदमी गांव में आग लगाने की तैयारी कर चुके थे और कुछ पेट्रोल छिड़कना भी शुरू कर चुके थे। यह देखकर रागिनी परेशान हो जाती है और कहती है, बंद करिए ये सब, बताइए आपको क्या चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर वह मुस्कुराते हुए कहता है, हमें 2 चीजें चाहिए, एक जमीन और दूसरी आप। यह सुनकर रागिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह हैरान हो जाती है। उसे हैरान देखकर आर्य कहता है, सारे एपिसोड केवल आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। एपिसोड देखने के लिए नीचे आ रहे आर के लोगो पर क्लिक करना होगा सबसे पहले आपको। उसके बाद जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है यहाँ पर जाइए, नीचे प्लेलिस्ट है यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आप सारे एपिसोड देख सकते हैं। सबसे नीचे एपिसोड 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे ऊपर एपिसोड बढ़ते जाएंगे।
ये सारे एपिसोड केवल आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, इसके अलावा कहीं पर नहीं मिलेंगे। तो किसी और चैनल को मत देखिए, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे एपिसोड देखते रहिए। जय भारत। आगे की कहानी जानने के लिए अगला एपिसोड देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जल्दी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।